क्वेश्चंस आपको करते रहने हैं। जो सॉल्व करा ना, इस तरह से छोटे छोटे सेशंस करते रहा करो। यस सर। रोटेशनल कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ सेक्शन तक सबको क्लियर है? फोर्थ सेक्शन तक कुछ डाउट्स वगैरह है? फोर्थ सेक्शन तक डाउट्स नहीं है तो हम लोग फिफ्थ सेक्शन शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा। सॉरी, क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन दिख रही है ना? अमृत आवाज। यस सर। ओके, स्टार्टिंग विथ वेक्टर प्रोडक्ट। अरे बाबू, चल वेक्टर प्रोडक्ट तो कर ले, उसमें भी काम आएगा। दो मिनट रुकिएगा, जरूरी कॉल है।
चल तू भी और नहीं देख ले और मैं भी देखता हूँ। चल मैं देखता हूँ, अगर होता है तो बताता हूँ तेरे को भी, है ना। तू बता दूँगा। हाँ हाँ चल मैं देख के लगाता हूँ तेरे को, 3 साढ़े 3 तक बताता हूँ। एक क्लास भी थी मेरी, है ना, मैं बताता हूँ। केमिस्ट्री देखते केमिस्ट्री का। चलिए आपने कॉपी किया होगा, समझाता हूँ मैं इसको। हाँ, ये मैथमेटिकली समझिए इसको पहले। इस प्रोसेस को बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। थ्योरी ऐसी जाती है कि भाई जब दो स्केलर्स का प्रोडक्ट करना होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। 3 × 4 12 हमेशा स्केलर्स का प्रोडक्ट करना होता है। पर जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना होता है तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना क्यों है, ये एक सवाल रहता है। वो सवाल को समझोगे तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। अगर वो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करना क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको साइड में हटाओ और उसकी मैथमेटिक्स समझ लो। तो पहले मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट की मैथमेटिक्स समझाता हूँ। दोनों तरह के वेक्टर प्रोडक्ट्स की मैथमेटिक्स समझाता हूँ।
और फिर उसका थोड़ा सा लॉजिक समझा के उसके एग्जांपल्स बताऊंगा। ये बहुत काम का रहता है, 12th में तो बहुत ही ज़्यादा काम का रहता है, 11th में भी कई जगह काम का है, बहुत जगह काम का 11th में भी और 12th में भी काम का है। तो ध्यान से सुनिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझने लायक चीज़ है, रिपीटेटिव करने लायक चीज़ है, फिर बार बार ये आता ही है। तो सबसे पहले तो हमने बात की कि अगर दो नॉर्मल नंबर्स स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है, ये सब लिखते जाइएगा। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और बोलो क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट दो अलग अलग क्यों है सर? डॉट प्रोडक्ट कब, क्रॉस प्रोडक्ट कब? डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होके, ये कंडीशन है, वेक्टर्स मल्टीप्लाई होके ऐसी क्वांटिटी दे रहे हैं जो कि खुद वेक्टर हो। दो क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं अपन, दो फिजिकल क्वांटिटीज की। जैसे अगर मैं बात करूं मास, सॉरी, अगर मैं बात करूं डेंसिटी और वॉल्यूम की, ये दोनों क्वांटिटीज क्या हैं? स्केलर्स या वेक्टर्स? बोलो, डेंसिटी और वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों स्केलर्स क्वांटिटीज हैं। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोई दिमाग ही नहीं लगाएंगे, नॉर्मल स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक क्वांटिटी है मास, एक क्वांटिटी एक्सेलरेशन, तो इसमें से वेक्टर कितनी क्वांटिटीज है? एक एक्सेलरेशन, तो इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाएंगे, नॉर्मल जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही करेंगे। बस अंतर यह रहेगा कि इनके मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी आती है, दो क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से एक नई क्वांटिटी आती है, समझ रहे हैं आप लोग? उससे जो नई क्वांटिटी आ रही है उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देंगे। कुछ भी नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट है, फोर्स वेक्टर निकल के आ रहा है। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब दो स्केलर्स हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक वेक्टर और एक स्केलर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन एज इट इज एज ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा, सेम एज ऑफ एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। और नॉर्मली मास मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्सेलरेशन का जो भी मैग्नीट्यूड है उसमें मास नॉर्मली स्केलर फॉर्म में मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर दो क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर्स हैं, जैसे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो पहले देखना पड़ेगा कि इनका रिजल्ट क्या आ रहा है। अगर इनका रिजल्ट एक स्केलर आता है, माइंड यू, दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट का रिजल्ट एक स्केलर आ सकता है। कैसे पता चलेगा सर कि स्केलर आ रहा है? आपको याद रहेगा, याद नहीं भी रहे तो पता करने का तरीका है, फोर्स की यूनिट लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट लिख दीजिए, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्टेंट की यूनिट भी मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगी। अब ये जो रिजल्टेंट की यूनिट है, ये किस चीज की यूनिट है? एनर्जी की। ये पता होना चाहिए आपको, समझ रहे हैं? जो आपका सवाल था कि दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्टेंट मेरा स्केलर आ रहा है या वेक्टर आ रहा है, मेरे को कैसे पता चलेगा? तो ये कॉमन सेंस नहीं है, ये नॉलेज है। आपको धीरे धीरे जितनी क्वांटिटीज के बारे में पता चलेगा। 11th में मैं इस बार बहुत बार बोल चुका हूँ, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी की यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पता होना चाहिए, ये आपको सबको पता होना चाहिए।
जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर्स हैं, है ना, ये ऊपर वाली चीज को छोटा कर देता हूं, ये वाली चीज तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, कोई काम का नहीं है, तो इसको बिल्कुल छोटा कर दिया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट जो क्वांटिटी निकल रही है, वर्क डन, दैट इज एनर्जी, वो एक स्केलर है, उस पर मैं ऐसा डंडी नहीं लगाता हूँ कभी भी, वेक्टर से डिनोट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो इनका जब मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो अपन इनका करेंगे डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट स्केलर है तो उनका मल्टीप्लिकेशन करके जो अचीव होगा उसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि इसका रिजल्ट स्केलर आ रहा है। दो स्केलर के मल्टीप्लिकेशन को स्केलर प्रोडक्ट नहीं बोलते हैं। दो वेक्टर्स जब मल्टीप्लाई होकर एक स्केलर आउटपुट देंगे तो फिर उनको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट, तो फिर उनको बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलिए। इसकी थ्योरी ऐसे जाती है, जब दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, है ना, अब मैंने ए और बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में लिया था, तो मैं और कुछ ले लेता हूं, एक्स वेक्टर और वाई वेक्टर। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होकर एक स्केलर देते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ता है। डॉट प्रोडक्ट से क्या निकलता है, एक तरफ मैग्नीट्यूड निकलेगा, एक तरफ डायरेक्शन निकलेगा। डॉट प्रोडक्ट से क्या निकलता है, x इंटू वाई इंटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इतना इतना समझिए, कभी मैं डायग्राम से समझाऊंगा और क्लियर होगा, पर आज अभी के लिए मैथमेटिक्स समझ लीजिए। और ये याद करने जैसी चीज है, इस चीज को एक पेपर पे आधे या 1/4 पेपर पे लिख के अपने स्टडी के आसपास चिपका देंगे तो कोई दर्द नहीं होगा उसमें, ठीक है। नहीं तो क्लास में बहुत टाइम वेस्ट होता है बार बार समझाने में, आपका भी लगता है टाइम। एक्स वाई कॉस थीटा, और डायरेक्शन तो निकलती ही नहीं है, नो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन की बात करते ही नहीं है इसमें, नो डायरेक्शन। आगे बोलूं, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, अगर दो चीजों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो, दो चीजों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो कब करते हो, यहां पे समझाता हूं पहले। जैसे दो क्वांटिटीज है, हेलो सर, दो तीन ऑनलाइन है और रिकॉर्डिंग चल रही है, भेज दूंगा रिकॉर्डिंग बाकी को। आधी घंटे करीब में, वो आप उसके लिए आओगे ना, मतलब वो भी करना ही है अपन को, तो आधी पौन घंटे में अपन। तो जैसे अपन ने देखा स्टेप 1, दो स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन विच इज नॉट नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन स्केलर आउटपुट देता है, दिक्कत ही नहीं। एक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर आउटपुट देता है, पर इसमें नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं। मास और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन रहेगा वही फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन एक स्केलर क्वांटिटी यील्ड कर रहा है, तो वी विल गो थ्रू डॉट प्रोडक्ट। वो सिंपल होता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन पे ध्यान नहीं देना पड़ता है, लगा ही नहीं सकता। जैसे तू जो सवाल पूछ रहा है ना, इट इज लाइक कि कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है 4 इंटू 3 है, या इंटू को मैं प्लस मान के 7 लिख दूं तो इसका क्या आंसर होगा। तो तू वही बोल रहा है ना कि लगा ही नहीं सकता ना, सेंस ही नहीं बनता है, सेंस ही नहीं बनता है, तो कुछ निकल के आ जाएगा। तू अपनी कॉपी में 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 7 लिख दे, मैं क्या कर सकता हूँ। कोई भी, तू भी कुछ 5th 6th के बच्चे को पढ़ा रहा है, वो तू क्या कर सकता है, तू समझा सकता है कि बेटा ये मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन नहीं है। वैसे ही मैं समझा सकता हूँ, डॉट प्रोडक्ट अलग होता है, क्रॉस अलग होता है। मैथमेटिक्स इज अ टूल। टूल जैसे कील को ठोकना है तो हथौड़ी लगेगी, तो स्क्रू ड्राइवर से ठोकेगा तो
गलत टूल यूज कर रहा है। उसी तरह से जहां पे स्केलर आउटपुट आने वाला है आपको डॉट प्रोडक्ट ही यूज करना है, क्योंकि इट इज अ टूल, इट इज मेंट फॉर यूजिंग व्हेन टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई टू गिव अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो तीसरी चीज भी समझ में आती है। चौथी चीज, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई होके एक वेक्टर क्वांटिटी यील्ड कर रही है, उसका एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा, जो वेक्टर क्वांटिटी यील्ड करे, दो तरह के वेक्टर्स होते हैं ना, एक्सियल वेक्टर्स और पोलर वेक्टर्स। तो इस बार हमको जो क्वांटिटीज का वेक्टर प्रोडक्ट है वो एक्सियल क्वांटिटीज है। रोटेशनल पर डे है, एक्सियल क्वांटिटीज आएगी। पर पोलर क्वांटिटीज में भी ऐसा होता है, वो 12th में आता है और 10th में उसका आपने एक सिंपल यूज देखा है। 10th में आपने उसका एक सिंपल यूज देखा है, पोलर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट का 10th में। हाँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल नहीं, राइट हैंड, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड यार। जो 10th में आप करते थे कि सर अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे उस पे परपेंडिकुलर फील्ड लगेगी, करंट कैरिंग कंडक्टर और फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर, पर ये दोनों क्या है, एक प्लेन में है, ये दोनों क्या है, एक प्लेन में है। जब हम 3 डायमेंशन में जाएंगे, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में जाएंगे तो 3 डायमेंशन में समझना ही पड़ेगा चीजें। जब हम 3 डायमेंशन में जाएंगे तो आप लाइन की जगह प्लेन इमेजिन करेंगे। 2 डायमेंशन तक एक लाइन, और लाइन मल्टीपल लाइन से प्लेन बन जाता था, मल्टीपल लाइन से प्लेन बन जाता था, उतना सफिशिएंट था। कहां तक, डॉट प्रोडक्ट तक। क्रॉस प्रोडक्ट में आप जो इनपुट्स रहेंगे वो दोनों एक पर्टिकुलर प्लेन में रहेंगे, या उनके कंपोनेंट्स एक प्लेन में रहेंगे, और उनका जो रिजल्टेंट कंपोनेंट निकलेगा वो परपेंडिकुलर प्लेन में निकलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है सर? तो उसके फिजिक्स में नहीं घुस रहा अभी मैं मैथमेटिकल टूल समझा रहा हूं, उसको अच्छे से समझिए, फिर उसकी फिजिक्स समझ सकते हैं। वैसे आपको 10th से ध्यान है कि अगर करंट मेरा ऐसा है, करंट मेरा इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में है, तो चार्ज पार्टिकल या रॉड पे मोशन ऊपर की तरफ हो जाता है। और दूसरा भी आपको ध्यान है, अगर मेरा राइट हैंड रूल, अगर मेरा रॉड का मोशन इस तरफ है, रॉड का मोशन इस तरफ है और उस पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो करंट अंदर की साइड प्रोड्यूस होगा। मेरी सेंटर फिंगर करंट का डायरेक्शन बताएगी। लेफ्ट हैंड रूल वाज एप्लीकेबल ऑन मोटर्स जब मोशन आउटपुट आता है, और राइट हैंड रूल वाज एप्लीकेबल ऑन जनरेटर्स जब करंट आउटपुट आता है। जनरेटर्स रिमूव हो गया था, पर समझना तो अभी पड़ेगा ही, ठीक है। 10th में आई थिंक रिमूव हो गया था। किस किसने पढ़ा था फिर भी? गुड। और किसने पढ़ा था? पढ़ा था, लेकिन ऊपर ऊपर से तो अब याद नहीं है। अभी याद नहीं है, पर आपको दिख रहा है एनसीईआरटी में एक एक लाइन छोटे 6 से 12 तक आपको पता होनी चाहिए। तो यू कैन डू एक्सीलेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। अगर साइंस की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पता है, एक्सीलेंट कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो पोलर वेक्टर्स बाद का विषय है। अगर आपको एक्सियल से अच्छे समझ में आता है तो मैं पोलर समझा दूंगा, वैसे वो 12th का विषय है, पोलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट से पोलर आउटपुट। अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट से सिर्फ एक्सियल आउटपुट देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट से सिर्फ
एक्चुअल आउटपुट देखेंगे। इसको भी छोटा कर देता हूँ तो दो वेक्टर्स जैसे आर और एफ, इनके प्रोडक्ट से मुझे मिलता है टॉर्क, जो कि खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, पॉइंट टू बी नोटेड, जो कि खुद एक वेक्टर क्वांटिटी। एक्चुअल वेक्टर है तो क्या हुआ, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है। इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है। क्रॉस प्रोडक्ट में दो चीजें होती है। जैसे अगर मैं दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, तो उसका डायरेक्शन निकालने के लिए, पहले डायरेक्शन को समझिएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए सी का डायरेक्शन, ए और बी का तो पता रहेगा आपको, सी का निकालना है। सी का डायरेक्शन विल बी इन प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, या विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। इन प्लेन भी हटा सकते हैं, हटा दीजिए उसमें से। विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। इस स्टेटमेंट को मन में 3 बार दोहराओ। रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, बोलो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट will be in perpendicular plane to the plane of multiplying vectors। समझ में आ रहा है बात? समझ में आती है क्या बात? सब बच्चों को समझ में आती है क्या बात? समर्थ, यस सर। किया, गरिमा, Sure. Yes, sir. आप देख लीजिए बोर्ड पे। कोई सा भी पार्ट वापस बताना हो तो मैं बता देता हूँ। देख लीजिए आराम से बोर्ड पे। उसमें कुछ लिखना हो तो लिखिए, कुछ भी समझना हो तो उसको मार्क कीजिए। टेक योर टाइम, 3-4 मिनट लीजिए, मन में रिपीट कीजिए मैंने क्या बताया पूरी सीक्वेंस से। 4 तरह के प्रोडक्ट समझाए।
हाँ, स्केलर इनटू वेक्टर, वेक्टर देगा। पर क्योंकि उसके एक स्केलर है तो उसके मैग्नीट्यूड डायरेक्शन पे कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। हाँ, वो वेक्टर वेक्टर में खुद दो तरह के हुए। आज हाँ, वो बुकलेट खोल और उसमें शुरू के 3 चैप्टर के फॉर्मूले के गो थ्रू कर। पेंसिल रखना हाथ में, जो तुझे लगता है कि ये फॉर्मूला तो भूलूंगा ही नहीं मैं, याददाश्त चले जाए पर मैं भूलूंगा ही नहीं, मैं सो जाऊं पर भूलूंगा ही नहीं, नींद में से भी उठा के कोई पूछे तो आसानी से बता दूंगा, तो उसको छोटा छोटा क्रॉस करते जा। आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये थोड़ी भूल सकते हैं। क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, ये मैं नहीं भूलूंगा, अगर तू भी नहीं, तू बोले कि हाँ ये तो कॉमन सेंस का फॉर्मूला है, तो क्रॉस कर सकते हो छोटा छोटा। चलिए, सबने देखा अच्छे से? सबने देखा अच्छे से? यस सर। ऑनलाइन सब रेस्पॉन्ड करो। गरिमा, इसमें कुछ समझाऊं? इसमें कुछ समझाऊं? नहीं। नो सर। तो देखो, ये मैथमेटिकल एंड था, अब थोड़ा सा ज्योमेट्री से सीखते हैं। थोड़ा सा ज्योमेट्री से सीखते हैं। ज्योमेट्री क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि वेक्टर तब समझ में आता है जब उसको ड्रॉ करते हैं या इमेजिन करते हैं कि कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अगर मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट जैसे ट्रेन है, अब ट्रेन भी नहीं, टॉय कार ले लेते हैं, टॉय कार है, और टॉय कार को एक बच्चा, ये फ्लोर है, और टॉय कार को एक बच्चा एक रोप से इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है ना, क्योंकि रोप ऊपर रहती है, आपने देखा है बच्चों को खेलते हुए, रोप ऊपर रहती है तो इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। ये नीचे टॉय कार है, बच्चे में व्हील्स नहीं होते हैं, टॉय कार है, बच्चा इधर खड़ा होगा, और उसको पुल कर रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? इस डायरेक्शन में। अब ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, राइट? अब यहाँ पे अड़चन क्या है, अपन को प्रॉब्लम क्या है? वर्क डन के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आप समझते हैं जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट चाहिए उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो इफेक्ट आएगा, उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो इफेक्ट आएगा। तो हमको यहाँ पे ये कंसिडर करना पड़ता है कि जो फोर्स है इसका एक कंपोनेंट, दैट इज एफ कॉस थीटा उसका कंपोनेंट होगा। कंपोनेंट में सब कंफर्टेबल हो, उसका एक कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमको एक्चुअल में जो फोर्स लेना है
वो फोर्स का एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आ जाता है। समझे क्या? इसलिए डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आ जाता है। तो इतना पूरा डायग्राम बार बार हर केस में बनाने की जगह सिंपली बोला एफ डॉट एस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्लियर? सेम लाइन में देना है, हाँ सेम लाइन ऑफ एक्शन में देना है, इसलिए क्योंकि क्वांटिटी ही ऐसी है ना, क्योंकि ये क्वांटिटी ही ऐसी है। अब दूसरी चीज, अगर दो क्वांटिटीज है, वो क्वांटिटी मैं पोलर वाली ले लेता हूँ, फिर मैं एक्शियल वाली समझा दूंगा क्योंकि एक्शियल से इतना समझ में नहीं आता है। पोलर वाली पहले ले लेता हूँ। दो क्वांटिटीज है, इलेक्ट्रिसिटी में से ही निकालते हैं। अगर एक करंट कैरिंग रॉड है और उसमें करंट दैट इज पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ये है, करंट दैट इज पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन ये है, करंट का कुछ डायरेक्शन नहीं हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन। बट आप बोल सकते हो करंट का भी डायरेक्शन, पर होता नहीं है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैं पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन बोल रहा हूँ। और उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप जानते हो देयर विल बी नो फोर्स, ये जानते हो, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट के कैसा होना चाहिए। ये एक फैक्ट है कि अगर करंट के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगी तो ही काम आएगा। अब सोचिए करंट का डायरेक्शन कुछ था और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी और इन दोनों के बीच का एंगल था थीटा। हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कैसी, करंट के परपेंडिकुलर, तो हम लोग बी का कंपोनेंट देखेंगे परपेंडिकुलर के अबाउट। स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग को ने लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अबाउट देखा था, इसलिए कॉस थीटा आया था। इसमें परपेंडिकुलर के अबाउट देखना पड़ेगा क्योंकि उसकी थ्योरी वैसी चल रही है कि बी परपेंडिकुलर चाहिए हमको, तो हम लोग देखेंगे तो ये कंपोनेंट निकल के आता है बी साइन थीटा। ये आपको ध्यान होगा वेक्टर्स में से। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड रहता है इसलिए वो बी साइन थीटा इंटू आई आता है, दैट इज बी आई साइन थीटा। इसलिए फोर्स के मैग्नीट्यूड में बी साइन थीटा रहता है। ओके अब इंपॉर्टेंट बात डायरेक्शन की, वहीं पे 90% बच्चे फंसते हैं। इंपॉर्टेंट बात डायरेक्शन की, ठीक है, मेरे वीडियो में देखिएगा। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्ट हैंड रूल लगाते, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, सेंटर फिंगर इज करंट, और मेरा फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है, मेरा फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है, तो मेरा फोर्स आउटपुट कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में। मेरा फोर्स आउटपुट कैसे आएगा, इस डायरेक्शन में। ये जो आउटपुट फोर्स है, ये जो आउटपुट फोर्स है ना, डायग्राम में आप देख सकते हैं आउटपुट फोर्स। ये जो आउटपुट फोर्स है इसका डायरेक्शन मैं कैसे बताऊं, इसका डायरेक्शन मैं बताऊंगा मेरे करंट के डायरेक्शन और मेरे मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। समझे क्या? समझे क्या थोड़ा? यस सर। तो इसीलिए ये जो पेज है इसमें पूरा थ्योरी आता है। इसको ऐसा बिल्कुल मथ के समझ सकते हैं। इसमें एक एक पॉइंट पे एग्जांपल ले लेके रिपीट कर करके इसको समझेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आपको।
और एक्चुअल में वेक्टर प्रोडक्ट ऐसी चीज है कि याद तो कर ही लेना चाहिए, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी समझा देंगे, याद तो कर ही लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा एक्सियल वेक्टर का एग्जांपल दे देता हूं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह तो इस क्लास में है नहीं। इस क्लास में वेक्टर प्रोडक्ट से एक्सियल वेक्टर से टॉर्क। सबसे पहले आप समझिए कि जो टॉर्क है उसका डायरेक्शन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एक्सियल वेक्टर्स। क्योंकि एक्सियल वेक्टर्स मतलब रोटेटिंग वेक्टर समझ लो। तो कोई सी चीज ऐसे घूम रही है या ऐसे घूम रही है या ऐसे घूम रही है, ऐसे मतलब प्लेन में, आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन में, तो उसका डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताइए समर्थ। फर्स्ट वाले का डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर अपवर्ड्स। हाँ, अगर तेरा मोबाइल इस पे रखा हुआ है टेबल पे, तो फर्स्ट वाले का डायरेक्शन अपवर्ड्स। या स्क्रीन के रेस्पेक्ट में बता सकता है तो सबको समझ में आ जाएगा। स्क्रीन के रेस्पेक्ट में बता। सर मतलब कैसे, क्लॉकवाइज? स्क्रीन के रेस्पेक्ट में बता, आउट ऑफ द स्क्रीन या इनटू द स्क्रीन या राइट साइड ऑफ द स्क्रीन, ऐसे। सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ नहीं पा रहा। डायग्राम दिख रहा है ना? हाँ सर। इसको, इसका जो वेक्टर निकलेगा है ना, मेरे वीडियो में देखिएगा, इसका वेक्टर मैं राइट हैंड थंब रूल से निकालूंगा। हाँ सर। तो राइट हैंड थंब रूल में फिंगर्स को कर्ल करूंगा जिस डायरेक्शन में वेक्टर गोल घूम रहा है। हाँ। जिस डायरेक्शन में वेक्टर गोल घूम रहा है तो वो इनटू द स्क्रीन जा रहा है, हाँ या ना? मेरा थंब अंदर आते हुए दिख रहा है आपको? हाँ हाँ, इनसाइड। मतलब मैं थंब से शो करूंगा तो वो मिरर इमेज आएगी, आपका एक्चुअल में इनटू द स्क्रीन जाएगा। हाँ। है ना? आप करके देख लो सब लोग, गरिमा हिया करके देखो, तीनों का निकालो और आंसर बताओ। उसमें कुछ कैंसिल आउट करे तूने फॉर्मूलाज शुरू के 4 चैप्टर्स के? अब वो फॉर्मूलाज पे बॉक्स बना, क्योंकि तू इन सब का रिवीजन कर चुका है सपोज, तो उन सब फॉर्मूला पे बॉक्स बना जो तू भूल जाता है बार बार, या जो तू भूल जाएगा अगर 1-2 महीने नहीं पढ़े तो उस पर बॉक्स बना ले। जैसे अभी मैं पूछूं अगर तुझसे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है तो शायद नहीं बता पाए। इलेक्ट्रिक मोमेंट, डायपोल मोमेंट, पी तो खुद डायपोल होता है। P इज इक्वल्स टू वो तो तूने शायद टॉर्क का बता दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया, तो याद नहीं है। Q/2 है। तो ऐसे बॉक्स बनाते जा जो जो तेरे को लग रहे हैं, और उसके बारे में तुझे लेफ्ट हैंड के पेज पे कुछ लिखना हो, छोटा सा 1 लाइन, तो लिख लेना। क्योंकि जब भी रिवाइज करते हैं तो सिर्फ फॉर्मूले को देख देख के तो क्या रिवाइज करेगा। थोड़ा सा 1 लाइन लिखियो साथ में, तो बंधे रहेगा तू पेपर में। चलिए, सबका आ गया। फर्स्ट का है इनटू द पेपर, ये समझ में आ रहा है। इनटू को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं। सेकंड क्या है? आउट ऑफ द पेपर।
कोई चीज बाहर आती रहती है तो उसको डॉट से डिनोट करते हैं। थर्ड का है डाउनवर्ड्स, अगर ये बाहर है और ये अंदर की तरफ जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल, सॉरी ऊपर, तो ऊपर की तरफ। अब अगर मैं बोलूं कि कोई चीज, कोई वेक्टर, कोई एक्शियल वेक्टर के एग्जांपल्स दो पहले समर्थ। सर आपके ऊपर फैन। फैन एक्शियल वेक्टर का एग्जांपल हुआ? फैन फिजिकल क्वांटिटी है। नहीं नहीं सर वैसे नहीं सॉरी। एक्शियल वेक्टर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एक्शियल वेक्टर कैसे हुआ? हाँ कभी कभी हो जाता है, राइट, 10th में था, राइट। और कोई 11 से? नहीं बिल्कुल नहीं। अरे फोर्स का तो स्ट्रेट डायरेक्शन रहता है, वो चेंजिंग हो सकता है पर डायरेक्शन स्ट्रेट है। सर सबसे बढ़िया टॉर्क। सबसे आखिरी में टॉर्क। सबसे पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर, फिर वेलोसिटी, लाइन से चलते जाओ, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क। एंगुलर जितने भी है लाइन से बता दो सारे। मैम कितनी बार बोला डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के इधर मोमेंटम और एक्सेलरेशन के बाद फोर्स, और इसमें टॉर्क। अच्छा टॉर्क के बाद क्या क्वांटिटी आती थी, या फोर्स के बाद क्या क्वांटिटी आती थी? फोर्स के बाद क्या क्वांटिटी आती थी? देखिए लिखा था। फोर्स के बाद क्वांटिटी आती थी वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। यहां पे भी एनर्जी आएगी, पर एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए मैं इसको एक्शियल वेक्टर या वेक्टर में कंसीडर नहीं कर सकता हूं, राइट। ये होपफुली सब लिखते जा रहे हैं आप। अब मेरा सवाल है कि अगर मेरा एक्शियल वेक्टर ऐसा है, अगर मेरा एक्शियल वेक्टर ऐसा है तो एक्चुअल में वो रोटेट कैसे कर रहा होगा? हाँ एक्शियल वेक्टर नीचे जा रहा है तो एक्चुअल में वो रोटेट कैसे कर रहा होगा? हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और फिंगर्स का जो कर्ल का डायरेक्शन रहेगा उससे उसका रोटेशन बता देंगे। क्लियर बात? उससे उसका रोटेशन बता देंगे। तो जैसे थर्ड में था उसका एग्जैक्टली अपोजिट। ओके, अब थोड़ा एक लेवल और बढ़े। गरिमा आपकी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर मेरा एक्शियल वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है, अगर मेरा एक्शियल वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो मेरा रोटेशन किस प्लेन में होगा? आपको डायरेक्शन भी नहीं बताना है, तो बताना है रोटेशन किस प्लेन में होगा, किस प्लेन में होगा। अगर मेरा एक्शियल वेक्टर एक्स एक्सिस के अबाउट है तो मेरा रोटेशन किस प्लेन में होगा? वाई प्लेन है क्या? प्लेन, वाई तो एक्सिस है। हाँ प्लेन दो एक्सिस के मर्ज से बनता है। नहीं समर्थ, प्लेन्स समझते हो अच्छे से, एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन बोले तो समझ में आता है किस प्लेन की बात कर रहे हैं।
हाँ सर, वो तो उसके कॉम्बिनेशन से ही बनेगा ना, मतलब एक एक्सिस से प्लेन थोड़ी नहीं बनेगा। कॉम्बिनेशन से बनेगा। तो एक्स एक्सिस में अगर मेरा एक्चुअल वेक्टर है तो एक्चुअल में मेरा रोटेशन किस प्लेन में हो रहा होगा? वाई जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। अगर मेरा रोटेशन अगर मेरा एक्चुअल वेक्टर माइनस एक्स एक्सिस के अबाउट है तो माइनस एक्स एक्सिस के अबाउट है तो मेरा रोटेशन किस प्लेन में होगा? तब भी आंसर वाई जेड प्लेन ही आएगा। बस अंतर क्या रहेगा? अंतर क्या रहेगा? रोटेशन का सेंस बदल जाएगा, एक में ऐसे घूमेगा, एक में ऐसे घूमेगा। तो जब मेरा रोटेशन वाई जेड प्लेन में है, मेरा रोटेशन वाई जेड प्लेन में है, तो मैं कैसे बताऊं उसका सेंस कि वो ऐसे घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है? वेक्टर के डायरेक्शन से, एक्स एक्सेस और माइनस एक्स एक्सेस, एक ये तरीका हो गया। ये बिल्कुल सटीक तरीका है। और अगर आपको इमेजिन करना हो तो आप इमेजिन ऐसे करोगे कि मैं देखने वाला ऑब्जर्वर कहाँ है उसको प्लेस कर दो। देखने वाला ऑब्जर्वर पॉजिटिव एक्स में है, ओरिजिन पे देखता है और ओरिजिन की तरफ ही आपका रोटेशन हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा। फिर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता सकते हो, पर बताना नहीं है, बताना ऐसे ही है। कैसे? ऐसे, समझे? अब इसी को एक्सटेंड करते हुए, अगर वाई एक्सिस में मेरा रोटेशन होगा तो मेरा प्लेन क्या रहेगा? एक्स जेड प्लेन। अगर मेरा जेड एक्सिस में रोटेशन होगा तो मेरा रोटेशन क्या रहेगा? एक्स वाई प्लेन। एक चीज समझ लो तो बाकी चीज तो फॉलो कर जाती है। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? अब मैं आपको समझाता हूं, ये अपन ने क्यों समझाता, ताकि एक्चुअल वेक्टर्स का डायरेक्शन समझ पाए। अगर एक रॉड है जो यहाँ पे पाइवोटेड है, पाइवोटेड, यहाँ पे पिन जॉइंट है, मतलब ये रॉड ऐसे मूव कर सकती है। अब इस रॉड पे मैं फोर्स लगाता हूँ। कैसे फोर्स लगाऊं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? फोर्स लगाना है, मैं क्लॉकवाइज लगाऊं या एंटी क्लॉकवाइज लगाऊं? आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? मेरे को बताओ, मैं फोर्स अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं क्लॉकवाइज करूं या एंटी क्लॉकवाइज करूं? हाँ, फोर्स को कभी अपन डिफाइन ही नहीं कर सकते क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। नहीं तो सही वर्ड यूज कर रहा था कि फोर्स या तो ऐसे लगा सकते हैं, या 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 ऐसे लगा सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस बनेगा ही नहीं, क्योंकि फोर्स इज नॉट एन एक्चुअल वेक्टर। समझ में आ रहा है? एक्चुअल वेक्टर अगर ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो मतलब एक्चुअल वेक्टर समझ में आ गया। तो फोर्स मैंने लगाया ऐसा, ताकि इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो वो एंटी क्लॉकवाइज होने लगे, वो एंटी क्लॉकवाइज होने लगे। खैर, इससे मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है फोर्स से, और मेरे को मतलब है आर से, क्योंकि मैं करने जा रहा हूं आर क्रॉस एफ। तो मुझे आर का डायरेक्शन चाहिए, तो मुझे आर का डायरेक्शन चाहिए। ये अपन क्या सीख रहे हैं? वेक्टर्स में डायरेक्शन निकालना, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आर का डायरेक्शन चाहिए, ऑब्वियसली आर का मैग्नीट्यूड तो ये होगा, पर आर का डायरेक्शन होता है बाहर की तरफ, ये याद रखना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ आर इज फ्रॉम पाइवोट टू द पॉइंट of application of force.
ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपने आर का डायरेक्शन अंदर की तरफ बना दिया तो गलत हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चे आर का डायरेक्शन अंदर बना देते हैं क्योंकि उनको याद रहता है सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी तक ज़्यादातर चीज़ें रेडियली इनवर्ट्स पड़ी है, इसलिए अंदर का डायरेक्शन बना देते हैं बच्चे। ये बिल्कुल पॉइंट टू बी नोटेड है। बोलूँ आगे? लिख लिया सबने? अब आर का डायरेक्शन आपको समझ में आ गया, एफ का डायरेक्शन आपको समझ में आ गया। हेलो, हाँ सर। हाँ नहीं सर, वो वही है, और ऑनलाइन में भी क्या वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते रहते हैं बार बार, अभी फिजिक्स में भी। ठीक है सर, चलेगा। ओके, चलेगा, ओके सर। तो अब आप क्या करोगे, आर क्रॉस एफ जो कि टॉर्क देगा उसका डायरेक्शन निकालोगे। अब ये तो हमको पता है कि टॉर्क का डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन में आता है, पर परपेंडिकुलर प्लेन में मतलब आपकी स्क्रीन के बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा, ये डिसाइड करना है। परपेंडिकुलर प्लेन वाला तो लगा लिया, तो जहां पे हम लोगों ने बार बार परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा ये लिखा था, जहां पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर प्लेन में लिखा था वहां पे एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर ले, परपेंडिकुलर प्लेन एंड बाय यूजिंग हेलो, हाँ प्लस प्लस, ओके। अभी तो पारुल भी मतलब उधर गई हुई है।
चलिए, तो राइट हैंड थंब रूल यूज़ कैसे करते हैं ये लिख लिया होगा। राइट हैंड थंब रूल यूज़ कैसे करते हैं, अब वो पॉइंट है अपना। राइट हैंड थंब रूल यूज़ करने के दो तरीके हैं। राइट हैंड थंब रूल को स्क्रू रूल भी बोलते हैं। आपकी बुक में दिखा देता हूं। राइट हैंड थंब रूल को स्क्रू रूल भी बोलते हैं। उसको यूज करने के दो तरीके हैं। यार डिस्प्ले क्यों गायब हो जाता है। ये डायग्राम में बहुत अच्छे से समझाया है। ये आइसोमेट्रिक व्यू है, प्लेनर व्यू नहीं है, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। आप मानिए कि आपके टेबल के प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। तो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके टेबल के प्लेन में है, और उसके परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब ये जो डॉटेड लाइन जा रही है, इसके अबाउट आपका सी वेक्टर रहेगा। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसा है, मतलब क्या, आप फिंगर्स को ए वेक्टर के डायरेक्शन में दिखाओ। अब फिंगर्स को ट्विस्ट करो, अगर ट्विस्ट करने पे बी वेक्टर का डायरेक्शन शो होता है, मतलब उसके आगे है बी वेक्टर, अगर ट्विस्ट करने पे बी वेक्टर का डायरेक्शन शो होता है तो फिर ऐसा सही रखा है। अगर ट्विस्ट करने पे बी वेक्टर नहीं आ रहा, मतलब पीछे होगा बी वेक्टर, तो फिर आपको हाथ ऐसे रखना पड़ता है, ए वेक्टर का डायरेक्शन और फिर बी वेक्टर का डायरेक्शन। तो अगर ऐसे रखोगे हाथ तो ऊपर का डायरेक्शन आएगा, अगर ऐसे रखोगे हाथ तो नीचे का डायरेक्शन आएगा। तो ए क्रॉस बी और उल्टा अगर कर दोगे तो डायरेक्शन उल्टा आ जाएगा। तो बी क्रॉस ए में उल्टा डायरेक्शन आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो एक तो ये तरीका है कि आप ए वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स करोगे और फिर कर्ल करोगे तो बी वेक्टर का डायरेक्शन शो होना चाहिए। तो फिर उस केस में अगर ऐसा सेटअप जम रहा है तो उस केस में जो थंब का डायरेक्शन होगा वो सी वेक्टर का डायरेक्शन शो करेगा। इसी को एक और तरह से डिनोट कर सकते हैं, इसी को एक और तरह से समझ सकते हैं। अब कर्ल करने में दिक्कत आ रही हो तो एक और तरीका है, आप ए वेक्टर का एक डायरेक्शन रखेंगे, आप अपनी फिंगर्स को ए वेक्टर के डायरेक्शन में इंक्लाइन कर देंगे और बी वेक्टर के डायरेक्शन में आपके पाम से निकलता हुआ एक वेक्टर जाना चाहिए। आपका पाम पीछे का नहीं, पाम जिस डायरेक्शन में आपका इशारा कर रहा हो। अगर बी वेक्टर उधर है तो फिर मैं ऐसे रखूंगा, अगर ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है तो फिर मैं ऐसे रखूंगा, अगर बी वेक्टर ऐसा है तो मैं ऐसे रखूंगा, अगर बी वेक्टर ऊपर है, ए वेक्टर इधर है तो मैं ऐसे रखूंगा। फिर जो थंब का डायरेक्शन रहेगा वो मेरा सी वेक्टर दिखाएगा। इतना समझ में आया? दिस वॉज अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। दिस वॉज अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट जैसे आपने पढ़ा है ना बचपन में कि कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऐसे सब पढ़े हैं ना। कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ आपने पढ़ा है। 2 + 3 = 3 + 2। और ये इतना जहन में बैठ गया आपके, 2 × 3 = 3 × 2। इतना जहन में बैठ गया है कि अगर मैं बोलूँगा वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं हो पाता तो दिक्कत आएगी आपको, तो वो कल दिक्कत देंगे।
आज नहीं, तो हमारे एक टॉपिक बचा हुआ है मैथमेटिक्स ओवर वेक्टर प्रोडक्ट, मैथमेटिक्स ओवर क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, इसकी मैथमेटिक्स बची है। स्केलर प्रोडक्ट की लगभग नॉर्मल नंबर्स जैसी चलती है, तो इसलिए उसकी ज़्यादा पढ़ती नहीं है। वेक्टर प्रोडक्ट की थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए उसकी पढ़ना पड़ती है। ये क्लास रिकॉर्ड भी हुई है, मैं लिंक शेयर करूँगा ग्रुप पे। इस क्लास को भले आगे बढ़ा के बट वापस देखिएगा। ये क्लास मैं आपको बोल सकता हूँ 50% समझ में आई होगी अभी, एक और बार देखेंगे तो 25% और समझ में आएगी। जितनी बार आप देखेंगे उतना निकलते जाएगा उसमें से नया नया, तो मिनिमम एक बार तो देखेंगे ही सब बच्चे।